संविधान और शिक्षा, इस चीज को 8 नंबर मेंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी एक मुद्दा बनेगा और इसमें से कुछ तथ्यात्मक आंकड़े को पीटी में भी काम करेगा। तो आप इसको देखिए कि संविधान में शिक्षा कैसे जोड़ा गया और शिक्षा नीति को कैसे आगे बढ़ाया गया। भारत की आजादी हुई थी, एक समय ऐसा था कि एक गांव में एक लेटर आता था तो गांव के आदमी पढ़ नहीं पाते थे, तो कहीं दूर की यात्रा करके जा करके 2-4-5 गांव पार करने के बाद कोई आदमी मिलता था तो उससे लेटर को पढ़ा जाता था। तब उसके जो परिजन जो भेजा है लेटर, उसको हम लोग पढ़ते थे। यह हमारा भारत की शिक्षा थी। यानी महिला शिक्षा में तो काफी गिरावट थी। आजादी के वक्त में 12% तक की शिक्षा को हमने प्राप्त किया था। आज 2021 में 77.7% हमारी शिक्षा साक्षर हुए हैं। ये ध्यान रखना है कि साक्षर हुए। जब देश की आजादी हुई उस समय में यह देखा गया कि ब्रिटिश सरकार की जो शिक्षा नीति, जो मैकाले नीति थी, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पर प्राथमिकता दी गई थी, 1835 से पहले अंग्रेजी शिक्षा की उतनी प्रधानता नहीं थी। भारतीय भाषाओं में शिक्षा की प्रधानता दी गई थी। फिर अंग्रेजी शिक्षा थोपा गया, अंग्रेजी धीरे धीरे भारतीय भी पढ़ने लगे। राष्ट्रवाद के विकास में इस प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों की योगदान भी आगे बढ़ी। तो 1885 में आकर कांग्रेस जैसी पहली राष्ट्रवादी संस्था की गठन होती है। भारत की आजादी इसी मंच के तले हुआ भी, हालांकि और भी अन्य संगठनों के प्रयास से भी भारत की आजादी की योगदान मिले। अब सवाल उठता है कि जब देश की संविधान बनी उसी समय में पहला सवाल यह खड़ा हुआ कि भारत को साक्षर कैसे लाया जाए। 1947 में देश की आजादी मिलने के बाद एक कमेटी भारत में सबसे पहले गठन की जाती, उसका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। राधाकृष्णन समिति 1947 में गठन किया गया और इसी कमेटी के रिपोर्ट पर 1953 में भारत में यूजीसी की गठन की जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गठन होती है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा 52-53 में माध्यमिक शिक्षा पर भी गठन किया गया कि माध्यमिक शिक्षा में यदि विद्यार्थी अध्ययन नहीं करेगा तो शिक्षा की वैल्यू क्या होगी। राधाकृष्णन समिति ने उस शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने की बात आई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा का उत्थान होना चाहिए। तो फिर 52-53 में जब माध्यमिक शिक्षा पर बल दी गई तो उस शिक्षा नीति की विकास करने की बात आई। भारत में 1952-53 में यह स्थितियां एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर विचारधारा आई, लेकिन व्यवहारिक अमल में नहीं लाया जा सका। 1951 में सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल में यह स्थित थी। सबसे पहला इस प्रकार के आईआईटी संस्थान बनाई गई। फिर आईआईएम की भी स्थापना हुई जो खड़गपुर में ही बनाया गया था। आज इस प्रकार से जिन संस्थान की संख्या, आईआईटी की संख्या 23 हो चुकी थी मनमोहन सरकार के रीजन तक। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से जो कार्यरत है उसमें उन्होंने 7 आईआईटी संस्थान को जोड़ा। आईआईएम जो पहले कलकत्ता में स्थापित हुई थी, अब यह 19 व्यवस्था आगे बढ़ाए गए मनमोहन सरकार के रीजन तक और यह 7 संस्था बढ़ाया गया वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा, यह बढ़ाया गया। उसी प्रकार से हेल्थ व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला जो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, वो शिक्षा विभाग संभाले थे। अपनी संपत्ति को 200 एकड़ जमीन को बेच करके वह एम्स जैसी संस्था दिल्ली में स्थापित की थी। शिमला में उनके कुछ जो फ्लैट थे, उस फ्लैट को भी एम्स को सुपुर्द कर दिया गया। इसे सोच संस्थान के रूप में डेवलप किया गया। अब प्रत्येक राज्य में यह एम्स गठन करने की बात हुई, लेकिन दिल्ली एम्स में जो सोच संस्थान की व्यवस्था है
व अन्य एम्स में व्यवस्था कम देखने को मिलता है। बिहार भारत का पहला राज्य है जहां 2 एम्स एक साथ काम करेगा, जो पटना में पहले से कार्यरत है और दूसरा दरभंगा में प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, कार्य आगे विकास की ओर है। इस प्रकार से हम इस शिक्षा नीति को एक नवीनतम मॉडल की ओर लेकर चले। भारत में सबसे पहले 1968 में नवीन शिक्षा नीति बनाई गई, लेकिन इस शिक्षा नीति के भीतर में त्रिभाषी फॉर्मूला को अपनाया गया। इसमें इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा देने की बात कही गई। 6 से 14 वर्ष तक का इसी शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है, जो भारतीय संविधान के भीतर था, व्यवस्थित था, लेकिन उसकी इंप्लीमेंट पहली शिक्षा नीति में लाई गई जो 1968 में बनाया गया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रीजन में लाया गया, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया और उसमें था कि प्राथमिक एजुकेशन पर बल दी गई ताकि साक्षरता दर को आगे बढ़ावा देना था। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी बनाने पर भी बल दी गई। तीसरा 2020 में तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया और इसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्राथमिक एजुकेशन से लेकर उस शिक्षा पर बल दी गई। 2020 में कोविड का वह दौर था, जिस दौर के बाद भी सरकार ने इस नीति में जो सुधार लाया वो सुझाव वर्तमान में चल रही है और यह संचालित व्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें एक लक्ष्य तय किया गया है कि 2030 तक भारत के सभी विद्यालय में नामांकन 100% तय करना, ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। क्योंकि समावेशी शिक्षा के भीतर में यही प्रधानता रखने की बात थी। दूसरी बात इसमें यह था, भारत की कुल जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, जो पहले से भी मांग होती रही है। 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कहेगी। इसकी 3 विशेषताओं के साथ इसको लाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 को पारित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, जिसमें जीवन के अधिकार के साथ शिक्षा को जोड़ा। जैसे स्वच्छ वायु, जल, भोजन जैसे ग्रहण करते हैं, वैसे भी हमारा शिक्षा है और बिना शिक्षा का हम एक आधुनिक वातावरण ही नहीं, एक नवीन परिवेश के साथ आगे नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात, फिर दूसरी डीपीएसपी के भीतर में 45 में जोड़ा और फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में 51A में शिक्षा को जोड़ा। एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी हो गया। दूसरा, सरकार इस पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात भी कही, जो प्रथम शिक्षा नीति की उपज थी। और तीसरा था, मौलिक कर्तव्य के रूप में मेरी ड्यूटी बनती है कि साक्षरता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। भारत संविधान की आर्टिकल 18 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाता है, कार्य करता है, तो उसे पुरस्कार का वो पात्र है और उसे पुरस्कार देना चाहिए। भारत की जैसे जैसे शिक्षा मजबूत होती चली जाएगी, इसमें निश्चित है कि एक जीविकोपार्जन का माध्यम, जो कठिन चुनौती बेरोजगारी की समस्या है, उसका भी समाधान का रास्ता निकलेगा। तकनीकी आधारित शिक्षा पर बल दी जाए, जिसमें लघु और कुटीर उद्योग जो महात्मा गांधी का स्वप्न था, ये भी पूरा हो सकता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसी पहल है जिस पहल को हर एक माता पिता को भी कर्तव्य से बांधा गया है। 1 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य कानून अधिकार के रूप में बदल दिया। अब 2010 के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ 1 अप्रैल 2010 के बाद, हम एक ऐसा अनुमान करें कि हमारी साक्षर भारत का निर्माण करें। अभी पूर्ण साक्षरता वाली राज्य 2025 में मिजोरम और गोवा अपना स्थान दर्ज कर चुका है, जबकि पहली केंद्र शासित प्रदेश 2024 में लद्दाख 100% शिक्षा को प्राप्त कर लिया। हालांकि भारत सरकार 100% शिक्षा पूर्ण साक्षर राज्य उस राज्य को घोषित करता है जिसकी साक्षरता दर 97% को पार कर रहा है, तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दी जाती है। एर्नाकुलम पहला क्षेत्र था जहां पूर्ण साक्षरता को प्राप्त किया था। अब धीरे धीरे जब हमारी जनसंख्या की रिपोर्ट आएगी, समय का परिवर्तन होगा, बहुत सारे राज्य अपनी पूर्ण साक्षरता की ओर आगे बढ़ेगा। भारत सरकार के सामने में सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी थी कि हमारे पड़ोसी राज्य में हमारी साक्षरता दर हमसे ज्यादा अधिक था,
लेकिन अब भारत सरकार धीरे धीरे शिक्षा नीति पर भी खर्च लगातार बढ़ा रहा है। जिस दिन भारत सरकार अपने कुल जीडीपी का 6% खर्च करने में कामयाबी हासिल करेगा, शिक्षा का आधुनिकीकरण उतना ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है।